Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saeed. I am subject specialist chemistry at Divisional Public School and College Sahiwal. You are going to have my video lecture on FSC. Let's start today's lecture. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 3 गैसेस को स्टार्ट करेंगे और आज हम इसका पहला लेक्चर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस लॉज, इनमें हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम इस चैप्टर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को और गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि हम गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस और इसके साथ हम वैन डर वाल्स इक्वेशन की डेरिवेशन करेंगे और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा होगा प्लाज्मा स्टेट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड यूनिट्स ऑफ प्रेशर। आज हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, और उसके साथ हमने प्रेशर के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं इनको देखना है। जी, तो पहले हम स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे। अब हम पहले ये देखेंगे कि मैटर जो है ये क्या चीज है। स्टेट्स के अंदर सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस एंड प्लाज्मा आ जाएंगे। तो पहले हम मैटर की डेफिनेशन देखेंगे। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस। मैटर हर वो चीज जो वजन रखे और जगह दे। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स: सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस एंड प्लाज्मा। जैसा हमने पहले बात की कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। द सिंपलेस्ट स्टेट्स ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट एंड द मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। ये बात भी हम जानते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर जो है वो गैसियस फॉर्म है और मैटर ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड्स जो होते हैं ये बहुत थोड़े हैं, इनको भी हम देखेंगे। पहले हम ये इस पिक की मदद से हम मैटर्स की कुछ स्टेट्स के बारे में देखते हैं। देखें, ये हमें सॉलिड से दिखाए गए हैं। ये लिक्विड वाटर को लिया है और यहाँ पर स्टीम दिखाई गई है जो कि इसकी वाटर की गैसियस फॉर्म है। जी, लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स एंड गैसेस एंड प्लाज्मा। जैसा भी आपको बताया कि लिक्विड्स जो हैं ये लेस कॉमन है। उसकी रीजन क्या है? द रीजन इज दैट द लिक्विड स्टेट्स ऑफ एनी सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली विदिन अ रिलेटिवली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस चीज को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखें, हमने वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं और वाटर के लिए आप जानते हैं कि 0 सेल्सियस के ऊपर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर का 0 सेल्सियस के ऊपर वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर टेम्परेचर 0 से ज्यादा हो तो वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसी तरह से वाटर 0 से 100 सेल्सियस तक लिक्विड, और जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस से ज्यादा या 100 सेल्सियस होता है तो इसकी स्टेट चेंज हो जाती है और ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है।
अब हमें इधर ये नजर आ रहा है कि 100 सेल्सियस टेम्परेचर हैं 0 से 100 तक, जिनमें वाटर एज अ लिक्विड एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें कि अगर टेम्परेचर 0 से कम कर दिया जाए, जो हमारे पास पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो -273.15 सेल्सियस है। 0 से -1, -2, -3 और यूं चलते चलते माइनस से हम -273.15 सेल्सियस तक पहुंच जाएं, तो वाटर जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर इसकी रेंज बहुत बड़ी है। और इसी तरह से अगर 100 सेल्सियस या 100 से ज्यादा 1000, 2000, 3000 टेम्परेचर के ऊपर हम चले जाएं, तो वाटर जो होगा ये गैसियस फॉर्म में और उससे आगे प्लाज्मा में एग्जिस्ट करेगा। जी, तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लिक्विड्स जो हैं इनके लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए लिक्विड्स लेस कॉमन हैं। जी, तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस don't have a definite volume and occupy all the available space. The volume of gas is volume of container. Shape इसकी, they don't have a definite shape and take a shape of container just like liquids. अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि गैसेस को हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो गैसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? गैसेस हों, लिक्विड्स हों और सॉलिड्स हों, तो हम इनको इनके वॉल्यूम और इनकी शेप की मदद से डिफाइन करते हैं। तो जैसा अभी हमने पढ़ा है कि गैसेस ये ना तो डेफिनेट वॉल्यूम रखती हैं और ना ही इनकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उनकी भी शेप डेफिनेट नहीं होती। और अगर सॉलिड की बात करेंगे तो देन दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यही इन तीनों में डिफरेंस है। इस चीज को आपको इस डायग्राम की मदद से समझाया गया है। गैसेस देखें, यहां पर हमने गैस को एक सिलेंडर में लिया है, तो जो इस सिलेंडर की शेप है वही गैस के मॉलिक्यूल्स की शेप है। और अगर ये वाला सिलेंडर, इसकी कैपेसिटी हमारे पास 10 डेसीमीटर क्यूब है और हम इसमें जस्ट 1 डेसीमीटर क्यूब गैस इंसर्ट करते हैं, तो तब भी गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे सिलेंडर में फैल जाएंगे। इधर हमने एक क्यूब सिलेंडर लिया है। अब इस ट्यूब के अंदर देखें, गैस के मॉलिक्यूल्स की शेप जो है वो जो इस क्यूब की शेप है वही उनकी शेप। और इसी तरह से जो इस ट्यूब का वॉल्यूम है, इस कंटेनर का वॉल्यूम है, वही गैस का वॉल्यूम है। तो गैसेस वो हैं जिनकी ना तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जी, molecules of gases are in constant states of random motion. गैस के मॉलिक्यूल हमेशा लगातार रैंडम बेतरतीबी हरकत करते हैं, किसी तरतीब के साथ नहीं बल्कि रैंडमली मूव करते हैं। They can exert pressure on the wall of container and this pressure is due to number of collisions. ये कंटेनर्स की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड्स करते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसको देखते हैं। देखें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन को दिखाया गया है। यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और बिल्कुल रैंडमली मूव कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इधर हमें गैस के मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं कि ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। अब जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बना हुआ है और ये पूरे सिलेंडर में फैले हुए हैं और उसकी वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं और यूं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं।
Due to low densities of gases as compared to those of liquids and solids, the gas bubbles through liquids and tend to rise up. गैसेस की डेंसिटी डियर स्टूडेंट्स बहुत ही कम होती है, इतनी कम होती है कि इनके लिए हम डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम इसके बिगर यूनिट को यूज करते हैं, जो कि ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब्स होते हैं। लिक्विड्स और सॉलिड के लिए जो हम यूनिट से यूज करते हैं वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब्स होते हैं। मतलब इसके लिए हम डेसीमीटर क्यूब को यूज करते हैं और लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए हम सेंटीमीटर क्यूब को यूज करते हैं। चूंकि इनकी डेंसिटी लिक्विड्स और सॉलिड से कम होती है, इसलिए ये उनकी सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अगर किसी लिक्विड के अंदर गैस को दाखिल करते हैं तो वो गैस जो है वो बबल्स की सूरत में उसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगी। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही है कि गैस की डेंसिटी लिक्विड से कम है, इसलिए वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाती है। गैसेस कैन डिफ्यूज एंड अफ्यूज, ये भी गैसेस की प्रॉपर्टी है कि ये डिफ्यूज भी हो जाती हैं, फ्यूज भी हो जाती हैं। This property is negligible in solids but operate in liquids as well. लिक्विड्स में ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन सॉलिड्स के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ पर हम डिफ्यूजन को हल्का सा देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। देखें, जैसे हम सेंट परफ्यूम लगाते हैं तो उसकी खुशबू फैल जाती है, बिल्कुल ये वही चीज आपको दिखाई गई है। ये एक डिफ्यूजन की एग्जांपल है कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैल रहे हैं। डिफ्यूजन को अलग से आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिफाइन किया है, अलग से दिखाया है आपको। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है हमारे पास स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स with one another to form a homogeneous mixture. Spontaneous intermixing. Spontaneous का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की मिक्सिंग जो खुद ब खुद वो with one another, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, to form a homogeneous mixture, एक homogeneous मिक्सचर बना दे, तो उसको हम बोलेंगे कि ये डिफ्यूजन है। जैसे हमने अभी सेंट परफ्यूम की एग्जांपल ली कि वो खुद ब खुद उसकी खुशबू जो है वो फैल जाती है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो पार्टीशन है और एक तरफ हमारे पास ब्लू कलर है गैस के मॉलिक्यूल्स का, दूसरी तरफ हमारे पास रेड कलर के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे इनके दरमियान में ये पार्टीशन खत्म होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स ब्लू वाले रेड में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं और रेड वाले ब्लू में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। ये जो इनकी स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद वन अनदर, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। इसमें जस्ट हम इनमें जो पार्टीशन है उसको हटाते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद एक दूसरे के साथ इंटर मिक्स हो जाते हैं। जी, तो अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस क्या है? जैसा आपको पहले हमने बताया कि डिफ्यूजन और अफ्यूजन से जो है ये दोनों गैसेस की प्रॉपर्टीज हैं। तो डिफ्यूजन को हमने डिफाइन कर लिया, आप डिफ्यूजन को डिफाइन करेंगे, द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू एन एक्सट्रीमली स्मॉल ओपनिंग इनटू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल्स का स्मॉल होल में से बाहर आ जाना। जैसे हमारी गाड़ी का टायर जब पंक्चर होता है तो उसमें से जितने एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। किस लिए बाहर आ जाते हैं? क्योंकि टायर के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का प्रेशर कम होता है, इसलिए उस स्मॉल ओपनिंग में से भी सारे के सारे गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। ये इसकी एफ्यूजन की प्रॉपर्टी है। एफ्यूजन को हमने इधर इस तरह से दिखाया गया है। देखें, यहां पर ये वाला जो है एंड ये ओपन होगा और गैस के मॉलिक्यूल इसमें से बाहर आना शुरू हो गए।
किस लिए बाहर आ रहे हैं? इसलिए कि बाहर प्रेशर कम है। अगर बाहर प्रेशर ज्यादा होता तो फिर गैस के मॉलिक्यूल बाहर की बजाय अंदर चले जाते। जैसा हमने गाड़ी की एग्जांपल ली कि गाड़ी का जब टायर पंक्चर होता है तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर एटमॉस्फेयर के अंदर एयर का प्रेशर ज्यादा हो, एयर के मॉलिक्यूल्स टायर में चले जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल ऐसे मुमकिन है कि जब हम एयर की फिलिंग करवाते हैं टायर्स के अंदर तो वहां पर जो एयर टैंक है उसे हम बफर टैंक भी कह सकते हैं, एयर टैंक भी कह सकते हैं, तो वहां पर एयर का प्रेशर ज्यादा होता है और टायर के अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है। तो जैसे ही उसको लीड के साथ कनेक्ट किया जाता है और उस वॉल्व को ओपन किया जाता है तो टायर से एयर बाहर नहीं आती बल्कि उस एयर टैंक से एयर जो है वो टायर में दाखिल होती है। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टी है। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ स्मॉल ओपनिंग हो, स्मॉल होल हो तो वहां पर मूव कर जाते हैं। जी, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर बिकॉज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। गैसेस के ऊपर अगर हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो ये कंप्रेस हो जाती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, कंप्रेसिबिलिटी इनकी प्रॉपर्टी कहलाती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके दरमियान में स्पेस बहुत ज्यादा होती है। स्पेस क्यों इनके दरमियान में होती है? क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और ये रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, लेकिन इनके दरमियान में स्पेस जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। यहां पर स्टूडेंट्स आपको ये दिखाया गया है। देखें, जब तो ये सिलेंडर ऊपर मूव कर रहा है तो तब देखें वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है और गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस भी ज्यादा है। जैसे ही इस मीटर से आप देख सकते हैं कि प्रेशर हमारे पास पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे ही वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है मींस प्रेशर बढ़ता है इसके ऊपर तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं। और यही हमने ऊपर बात की है कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। तो जब हम इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो गैसेस कंप्रेस्ड हो जाती हैं। क्यों कंप्रेस होती हैं? क्योंकि इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस मौजूद है। और इधर ये ग्राफ दिखाया गया है आपको, यहां पर देखें ये प्रेशर, इधर प्रेशर जो है ये 0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर 2 एटमॉस्फेरिक है, मींस हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यूं तो प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट प्रेशर बढ़ेगा और बॉटम टू टॉप वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब देखें जब हम लेफ्ट टू राइट मींस प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये वाला वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा। तो ये एक तरह से हमारा बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप भी है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम और प्रेशर दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर हम ये सीख रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो जाते हैं जब हम इसके ऊपर प्रेशर को अप्लाई करते हैं। उसकी रीजन ये है कि इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है। गैसेस कैन एक्सपैंड ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो जाते हैं by increasing the available volume। यहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाती है तो यूं गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स ऑन द अदर हैंड डोंट शो एन एप्रिशिएट इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन दे आर हीटेड। उसकी रीजन ये होती है कि इनके दरमियान में एक तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरा इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती, बहुत कम होती हैं, लिक्विड्स के अंदर होती हैं, लेकिन सॉलिड्स जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, वेरी क्लोजली पैक्ड।
तो इनके दरमियान में तो इतनी स्पेस होती नहीं है कि ये एक्सपेंड कर सके। When sudden expansion of gases occurs, cooling takes place. It is called Joule-Thomson effect. ये जैसे हमने शुरू में लेक्चर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि हमने किन पॉइंट्स को टॉपिक्स को इस चैप्टर में डिस्कस करना है, तो उनमें हमने एक बात की थी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। वहां पर हम ये जो जॉल थॉमसन इफेक्ट अभी देख रहे हैं, इसी की मदद से वहां पर हम लिक्विफेक्शन करते हैं। ये बेसिकली प्रिंसिपल इसका ये है कि जब हम सडनली एक्सपैंड करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स को, तो वहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उस कूलिंग की मदद से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस कम होता है। और जब वो डिस्टेंस और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम हो जाते हैं, तो फिर इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ प्रोड्यूस हो जाती हैं। वो चाहे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ही क्यों ना हो, वो वीक फोर्सेस ही क्यों ना हो, वो इनके दरमियान में प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो तब ये लिक्विफेक्शन जो है वो हो जाती है। तो when sudden expansion of gases occurs, cooling takes place. It is called Joule-Thomson effect. The intermolecular forces in gases are very weak. ये शुरू से हम बात कर रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। उसकी रीजन इनकी रैंडम मोशन, इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी और इनका नॉन पोलर बिहेवियर है। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे कि लिक्विड्स जो हैं इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले इनको हम डिफाइन करेंगे। लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब इनका वॉल्यूम तो डेफिनेट है लेकिन इनकी शेप डेफिनेट नहीं है। ये क्या है? मींस जो कंटेनर की शेप होगी वही लिक्विड की शेप होगी, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट। आप 100 ml लेते हैं, आपके पास वॉल्यूम जो होगा, कोई भी कंटेनर कर लें आप, इसको चेंज कर लें, वो 100 ml ही रहेगा। आप एक ग्लास में 100 ml वाटर को ले लें, वो 100 ही रहेगा। उसको आप जग में डाल लें तब भी वो 100 ml ही रहेगा। आप 100 ml बीकर में वाटर को लेते हैं, वो 100 ml है, उसको 500 ml वाले बीकर में ट्रांसफर कर लें, वो तब भी 100 ही रहेगा। तो ये इनका डेफिनेट वॉल्यूम है। अनलाइक सॉलिड्स दे अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर, लेकिन ये कंटेनर्स जो है उसकी शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स आर मच ग्रेटर देन दोज ऑफ गैसेस बट आर क्लोज टू दोज ऑफ सॉलिड्स। इनकी अगर हम डेंसिटी की बात करेंगे तो गैसेस से तो इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मींस गैसेस के लिए तो हम बिगर यूनिट डेसीमीटर क्यूब्स को यूज करते हैं, लेकिन इनके लिए हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को, मींस सेंटीमीटर क्यूब को हम यूज करते हैं। सॉलिड के लिए भी ये यूनिट है, लेकिन इनकी डेंसिटी जो है वो गैसेस से तो ज्यादा होती है लेकिन सॉलिड से कम होती है। यहां पर देखें डियर स्टूडेंट्स, शेप और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट दिया गया आपको। हमने एक बीकर के अंदर वाटर को लिया है। अब जो कंटेनर बीकर की शेप है वही इस लिक्विड की शेप। अगर ये 100 ml वॉल्यूम है, इसको जब हम इस ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो ये रहेगा 100 ml, वॉल्यूम इसका उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो इस कंटेनर, इस ट्यूब की शेप है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि लिक्विड्स डोंट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। The intermolecular attractive forces in liquids are intermediating between gas and solids. अब इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड से तो वीक होती हैं लेकिन गैसेस से बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। The melting and boiling points of gases, liquids and solids depends upon the strength of such forces. Dear students, यहाँ पर जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा।
यूं कह लें कि अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी, तो यहाँ पर इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने वाटर को लिया है। तो वाटर के अंदर देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाई गई है वो बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है और उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन का है। तो इनके दरमियान में ये वाटर चूंकि एक लिक्विड है तो हमने उस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दिखाई है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से डेवलप होती हैं, देखें ये रेड वाला जो है ये ऑक्सीजन का एटम है और ये व्हाइट वाले जो हैं ये 2 हाइड्रोजन के हैं। तो ये वाला जो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है इसमें ये व्हाइट हाइड्रोजन का एटम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहा है विद ऑक्सीजन एटम। तो ये इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। ये उसकी टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर जो है इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कई लिक्विड्स हैं उनकी निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनसे ज्यादा होता है। अगर हम सिंपली इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है और अगर इसको कंपेयर करें हम अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ, तो उसका 78.6 सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है। ईथर के साथ करेंगे तो वो 34.4 सेल्सियस है। तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो भी लिक्विड, लेकिन उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं। इस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। जी, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन। अगर ये मूव करते हैं तो डेफिनेटली इनके पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, लेकिन इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैसेस से कम है लेकिन सॉलिड से ज्यादा है। लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग। जब हम किसी लिक्विड को मींस वाटर को लेते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, तो वहां पर हम उसको क्या कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस बेस पर? हमने उसका टेम्परेचर कम किया, मींस हमने उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया बाय डिक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली कम कर रहे हैं। और जब हम उसको हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर चला जाता है वाटर, तो वहां पर हम उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देते हैं। Molecules of liquids collides among themselves and exchange their energies, but those of solids cannot do so. Solids ऐसा नहीं करते। The space among the molecules of liquids are negligible, just like solids. कुछ थोड़ी बहुत स्पेस इनमें मौजूद होती है। ये मोशन दिखाई गई है आपको लिक्विड्स की, कि लिक्विड्स जो हैं वो किस तरह से मूव करते हैं। ये इनकी बहुत ही स्लो मोशन है। शुरू में हमने गैसेस की मोशन को देखा था कि वो किस तरह से रैंडमली मूव करते हैं। तो गैसेस के अंदर जो मोशन है वो बहुत ही फास्ट और रैंडमली होती है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होती है और इनकी मोशन भी उनसे स्लो होती है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जैसा अभी हमने देखा, the evaporation and diffusion of liquid molecules is due to this motion। तो यहाँ पर आपको डिफ्यूजन के बारे में सिखाया गया है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन जैसे हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो यहाँ पर भी हम डिफ्यूजन को देख सकते हैं। ये है डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या है, इनको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशंस हम इसके शुरू से देखते आ रहे हैं, फिर से देखते हैं इसको। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। द सॉलिड्स पार्टिकल पोजेसेस ओनली वाइब्रेशनल मोशंस। यहां पर देखें, दो सॉलिड्स आपको दिखाए गए। हमने देखा था कि जब हमने इसी सिलेंडर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा था तो वो बिल्कुल इस कंटेनर की शेप में आ गया। लिक्विड को लिया तो वो इस कंटेनर की शेप में आ गया।
लेकिन अगर हम इसमें सॉलिड लेते हैं तो वो सॉलिड अपनी शेप में रहता है, बल्कि कंटेनर की शेप में नहीं जाता। तो ये है इसकी डेफिनेट शेप। और इसका डेफिनेट वॉल्यूम क्या है? इसको इस सिलेंडर के अंदर रख लें, इससे बड़े में रख लें, कहीं भी ले जाएं, तो ये इसका वॉल्यूम जो होगा इस सॉलिड का वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जी, देयर आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस इन सॉलिड्स which hold the particles together firmly, and for this reason solids have definite shape and volume. चूंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं, इसलिए इनका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। The particles present in solid substance are very close to each other and they are tightly packed. Due to this reason, solids are non-compressible and they cannot diffuse into each other. जैसा कि हमने पहले देखा था, गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से वो कंप्रेसिबल थे, लेकिन चूंकि इनका हम देख रहे हैं कि दे आर टाइटली पैक्ड, इनकी पैकिंग क्या है? बहुत ही क्लोज पैकिंग है, तो इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल है और ये डिफ्यूज नहीं होते। एक तो इनकी पैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी रीजन क्या होती है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए इनकी पैकिंग बहुत क्लोज होती है। उस क्लोज पैकिंग और हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लिक्विड्स एंड गैसेस से ज्यादा होता है, इनकी डेंसिटी भी उनसे ज्यादा होती है, और ये नॉन कंप्रेसिबल है और ये नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक सॉलिड का पीस है, इसको हमने इस ट्यूब के अंदर रखा है, इसकी शेप देखें वो इसी तरह से, और यहाँ पर ये इसके हमने सॉलिड्स के पार्टिकल्स को दिखाया गया है कि ये किस तरह से एक दूसरे के करीब करीब हैं और इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या है हमारे पास? The pressure of air that can support 760 millimeter mercury column at sea level is called 1 atmosphere. 1 atmosphere क्या है? 1 atmosphere हमारे पास है 760 millimeter of mercury column है at sea level, इसको हम sea level के ऊपर मेजर करते हैं, at 0 Celsius मेजर करते हैं। जी, तो ये क्या है? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर और 76 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉलम ऑफ मर्करी ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 सेल्सियस। तो यहाँ पर हम एक लॉन्ग, जैसे 76 बोला गया है 76 सेंटीमीटर, तो हम 100 सेंटीमीटर लॉन्ग मर्करी कॉलम ले लेते हैं और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर उसको मेजर करते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं? वो जो लॉन्ग कॉलम है जिसके अंदर हम मरकरी को फिल करते हैं, उसको इन्वर्टेड फॉर्म के अंदर मरकरी की पैकेट डिश के अंदर हम डाल देते हैं। टेम्परेचर हम 0 सेल्सियस रखते हैं। तो फिर ये देखते हैं कि एयर का प्रेशर उसे कहाँ तक सपोर्ट करता है। तो इसको नेक्स्ट हम बाकायदा तौर पर सीखेंगे। अभी आपको इसका हिंट दिया है कि ये क्या चीज है। It is the average pressure of atmosphere at sea level. 1 millimeter of mercury is equal to 1 torr. तो मीन्स हम इसको 76 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कह सकते हैं, इसको हम 760 टॉर भी कह सकते हैं। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कह लें हम, या इसे हम 760 टॉर कह लें, क्योंकि 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल है 1 torr. The SI unit of pressure is expressed in Newton per meter square. ये इसके SI units हैं। 1 atmospheric pressure 760 torr is equal to 101325 Newton per meter square. इसको हमने एंड के ऊपर थोड़ा सा रिकैप किया है, वो आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से है। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो मीन्स 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो हुए वो 10 13 25 पास्कल के इक्वल हुए,
और यूं वो इक्वल टू 760 टॉर्क के हुए। जी, द यूनिट्स पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, जिसे हम PSI बोलते हैं, इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली इन इंजीनियरिंग वर्क्स एंड 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क इज इक्वल टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। द यूनिट्स मिलीबार इज कॉमनली यूज्ड इन मेट्रोलॉजिस्ट। जी, ये इसको हमने थोड़ा सा रिकैप किया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 ATM is equal 760 टॉर्क is equal 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये दोनों इक्वल हैं और ये किसके इक्वल हैं? 1 ATM के। 1 ATM इक्वल है 10, 13, 25 पास्कल के। 1 ATM इक्वल है 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और 1 ATM ही इक्वल है 14.7 PSI के। यूं 1 ATM is equal to 760 torque is equal to 760 millimeter of mercury is equal to 10, 13, 25 Pascal is equal to 10, 13, 25 Newton per meter square is equal to 14.7 PSI pounds per square inch। जी, तो अब हम इसको ओवरऑल रिकैप करेंगे। उसको हमने कर लिया रिकैप, इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा कि आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, जिन प्रॉपर्टीज को हमने सीखा है वो क्या हैं और किस तरह से हैं। जी, प्रॉपर्टीज गैस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यहाँ पर हमने इनका एक कंपैरिजन बनाया है। इन तीनों का प्रॉपर्टीज लिखेंगे, फिर देखेंगे गैस में है, लिक्विड में है या वो सॉलिड में है। जी, वॉल्यूम, गैसेस नो डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड्स डेफिनेट वॉल्यूम्स, सॉलिड्स डेफिनेट वॉल्यूम। तो जैसा हमने पहले देख चुके हैं कि दोनों के अंदर डेफिनेट वॉल्यूम है लिक्विड एंड सॉलिड के अंदर, लेकिन गैस का जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो ही गैस का वॉल्यूम है। शेप नो डेफिनेट शेप, गैसेस नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स नो डेफिनेट शेप, सॉलिड्स डेफिनेट शेप। तो सॉलिड के अंदर हमेशा डेफिनेट शेप होती है, क्लोजली पैकिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। डिफ्यूजन, गैसेस हाईली डिफ्यूजिबल, लिक्विड्स हायर देन सॉलिड, और सॉलिड नो, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं है, वही क्लोज पैकिंग, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कंप्रेसिबिलिटी, जैसा हमने देखा, डायग्राम भी बनाई थी हमने, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं लिक्विड्स, निग्लिजिबल क्योंकि एम्प्टी स्पेस थोड़ी है सॉलिड्स, और इनके अंदर तो बिल्कुल ही क्लोज पैकिंग है, एम्प्टी स्पेस है ही नहीं, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी भी निग्लिजिबल है। डेंसिटी लो डेंस, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हमने ये बात भी की थी कि अगर हम किसी लिक्विड में गैस को इंसर्ट करते हैं तो वो बबल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। लिक्विड्स मॉडरेट, मींस इनकी डेंसिटी जो होती है वो गैसेस से ज्यादा लेकिन सॉलिड से कम। सॉलिड हाईली डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स हायर देन सॉलिड, क्योंकि मोशन की फॉर्म में होते हैं इसलिए कुछ काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, और सॉलिड्स लीस्ट एनर्जी, इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि वाइब्रेशनल एनर्जी को हमने देखा था कि वो होती है एम्प्टी स्पेसेस मोर देन अदर्स, मींस सॉलिड और लिक्विड्स दोनों से ज्यादा स्पेस गैस में मौजूद होती है। लिक्विड्स में गैस से कम है और सॉलिड में सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गैसेस में वीक हैं, बहुत ही वीक होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग हैं और सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग हैं। एम्प्टी स्पेसेस नहीं होती लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में स्ट्रॉन्ग हैं। जी, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पुअरली पैक्ड, शेप ही कोई नहीं इनकी, तो फिल कंटेनर्स, जिस तरह का कंटेनर है उसी तरह से हैं। लिक्विड्स वीक पैकिंग देन सॉलिड्स, और सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड डेफिनेट शेप और बाकायदा इनकी ज्योमेट्री होती है।
रिजिडिटी, नो रिजिडिटी, इजीली फ्लो करते हैं, कोई रिजिड नहीं होते। और लिक्विड्स लेस रिजिड्स, इजीली फ्लो हैं। सॉलिड्स वेरी रिजिड, कैन नॉट फ्लो, फ्लो नहीं कर सकते। उसकी रीजन रिजिडिटी की इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। अगर आपको कोई इसमें कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा और इसके साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।